किसी भी और पर्सन को मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी, इट्स ओनली द लास्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि फैटी एसिड जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट इज, हेलो विक्की, इतना टाइम लगाते हो आप ज्वाइन होने के लिए? इट्स 7। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, आफ्टर 5 मिनट मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी लेक्चर में एंट्री। सो इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है कि हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है फैटी एसिड में, ठीक है, वहां पे ओइक एसिड होता है, जैसे हमने पीछे देखा था, दैट इज यहाँ पे हमारे पास COH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इसके बेसिस पे हमारे पास क्या है, दिस इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओइक फॉर फाइनली। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ऑक्टाडिनोइक एसिड है, ठीक है, दैट इज C18। नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल द C18 saturated fatty acid is called the octadenoic acid because the parent hydrocarbon is octadecane। सो हमने क्या किया यहाँ पे, octadecane में E को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगाया, ऑक्टाडिकेन लगाने के बाद ओइक एसिड लिख दिया यहाँ पे E को रिप्लेस करके, ठीक है। सो E को मैंने यहाँ पे कट किया और यहाँ पे आ गया ऑक्टाडिनोइक एसिड, ठीक है। सो दैट इज अ नॉमेनक्लेचर। A C18 fatty acid with the one double bond is called the octadecanoic acid, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है तो हम उसे बोलेंगे ऑक्टाडिनोइक एसिड, बट अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, सो दैट इट इज कॉल्ड एज दी ऑक्टाडाइइनोइक एसिड, बिकॉज उसके अंदर 2 ओइक एसिड है, सो दैट इज व्हाई, सॉरी 2 ओइक एसिड नहीं है, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड इन द सेंस ये मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्टाडिनोइक एसिड। डाइइनोइक एसिड एंड 3 है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्टा डाइइनोइक एसिड, अगर 3 डबल बॉन्ड्स भी हैं, ठीक है। सो दैट इज आल्सो नोन एज द ऑक्टा डेका डाइइनोइक एसिड, ठीक है। सो द notion 18:0 donates a C18 fatty acid with no double bond, whereas 18:2 signifies that there are the 2 double bond, ठीक है। अगर हमारे पास ये रेशियो रिप्रेजेंट करे तो इसका मतलब है हमारे पास C18 कार्बन चेन है फैटी एसिड की और उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अगर उसके अंदर रेशियो के बाद 2 लिखा हुआ है, इट मींस उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, मतलब रेशियो के बाद जो 0 लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। Next is nomenclature of fatty acid. Continued, the carbon atoms are numbered from carboxylic carbon. Carbon number 1, the carbon atom adjacent to carboxylic carbon are also known as the X and Y and the carbon respectively and the terminals, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो कार्बन है उनका नंबरिंग कैसे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। सो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इसको मैं नंबरिंग दूंगी 1, उसके बाद जो नंबरिंग होगी 2, देन 3, देन 4, ठीक है। सो ऐसे नंबरिंग होगी। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके साथ वाला जो कार्बन है, अगर हम अल्फा बीटा गामा की बात करें तो यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा और यहाँ पे गामा होगा। सो दैट इज नंबरिंग और नेमिंग कैसे हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद है the terminal methyl carbon is known as the DEM or N carbon. The position of double bond is represented by a symbol followed by superscript number, ठीक है। इन्होंने क्या बोला हुआ है, जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल फॉलोड बाय सब्सक्रिप्शन नंबर। फॉर एग्जांपल डेल्टा 9 इंडिकेट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द C9 एंड C10 फैटी एसिड। अगर हमारे पास डेल्टा N रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें क्या है, C9 और C10 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्टिकुलर सिंबल एंड सब्सक्रिप्शन नंबर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन नंबर मींस हम सिंबल के साथ में कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 और 11 के बीच होता, अगर यहाँ पे 8 होता तो 8 और 9 मींस पर्टिकुलर उसके नेक्स्ट वाले के बीच में वो डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट दिस पॉइंट?
Yes or no? Yes, ma'am. The next is nomenclature of fatty acid. में alternately the position of double bond can be denoted by counting from distal end with the M carbon atom as a number 1. ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये मिथाइल कार्बन है, ठीक है, मिथाइल कार्बन है, यहाँ से इसकी नंबरिंग 1 से स्टार्ट है, सो दिस इज सेकंड कार्बन, ठीक है, सो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है. The M9 indicate a double bond on the 9th carbon counting from N carbon. ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें ये नंबरिंग बता रही है, ठीक है, जिसमें साइकिल्स की फॉर्म में है. द M9 इंडिकेटेड डबल बॉन्ड M9. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 1 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2N लिखा हुआ है. 2N का मतलब है यहाँ पे नंबरिंग इसकी या तो यहाँ पे 2 कार्बन अटैच हो सकते हैं, या फिर इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है. सो इसके बेसिस पे इसकी नंबरिंग बताई हुई है, ठीक है. सो उसके बेसिस पे जो हमारे पास 9 कार्बन पे आएगा वो ये आएगा, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 9 कार्बन के ऊपर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो दैट इज इंडिकेट M कार्बन एटम. मिथाइल कार्बन को हम M कार्बन से इंडिकेट करेंगे. In animal, the additional double bonds are introduced only between the existing double bond, example 9, 6 or 3, are the carboxylic group leading to the 3 series of fatty acid known as the M9, M6, M3 families respectively. इसमें क्या है कि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो इन पोजीशन के ऊपर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज दी M3 फैमिली, ठीक है. सो 3 कार्बन के ऊपर होगा. नेक्स्ट वी हैविंग दी 6 4 5, यहाँ पे हम 2-3 कार्बन इसके साथ अटैच करेंगे, सो उसके बेसिस पे नंबरिंग में 6 और 3 फैमिलीज पे, ठीक है. सो इन बेसिस पे अगर 3 पे 6 पे 9 पे मिथाइल ग्रुप तीनों पे अटैच है, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स में वो हमारे पास फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे. सो एनिमल्स में जो फैटी एसिड्स है उसमें हमें 3, 6 और 9 3 डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट इज इसकी एग्जांपल्स है और फैमिली कौन सी है, ठीक है. द नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबर एंड द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज मोनोइनोइक एसिड डबल बॉन्ड, ठीक है. सबसे पहले मोनोइनोइक एसिड मींस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक है. सो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है 16:1:9, ठीक है. इट मींस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है. फैमिली इसकी फैमिली है दैट इज 7 पैलिमोटिक एसिड बोलते हैं इसको, और इसका सिस्टमिक नेम है सिस 9 हेक्साडिकोइन एसिड, ठीक है. कॉमन नेम है कि हम उसे कॉमन नेम क्या देते हैं, सिस्टमिक नेम मींस आयुपिक नेम के अकॉर्डिंग सिस 9 हेक्साडिनोइक एसिड. हेक्सा का मतलब है इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट इज सिस 9 ऑक्टेडिनोइक एसिड. इसकी फैमिली कौन सी है ये बताया हुआ है, और इसके अंदर हमारे पास ये जो एसिड्स है ये नेम लिखने आपको ज्यादा जरूरी है, ठीक है. इन नेम को ये एक आपको ऑप्शन है कि आप इसको लिख सकते हो अगर आपको याद रहता है. अगर आपको याद नहीं रहता तो आप सिंपल और सिंपल पाल्मिटोलिक एसिड, ऑलिक एसिड और इलेसिडिक एसिड लिख सकते हो. गॉट इट. ये सिर्फ एग्जांपल्स है, आपको ये ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देखनी है, और इसमें कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो रिमेंबर रखना है. एंड सिस्टमिक नेम अगर आपको याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके. नेक्स्ट इज डाइनोइक एसिड. डाइनोइक एसिड में क्या होगा, 2 डबल बॉन्ड है, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ लिया था नेमिंग में कि हमारे पास जो डाइनोइक एसिड होता है उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे इसमें फैमिली 6 है, इनोइक एसिड ऑल सिस 9 12 octadenoic acid, so that is the IUPAC name. Next is Y-linoic acid, अल्फा-निलोनिक एसिड, ठीक है. इसमें 6 और 3, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ये याद रखना है कि 3 डबल बॉन्ड्स है. सो Y-लिनोलिक एसिड एंड दैट इज अल्फा-लिनोलिक एसिड. ये Y नहीं है, दिस इज अ गामा-लिनोलिक एसिड है ये, ठीक है. नेक्स्ट इज टेट्राइनोलिक एसिड. टेट्राइनोलिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड हो गए. सो इसकी एग्जांपल आती है रेचिड्यूनिक एसिड ऑल सिस फॉर्म. उसके बाद है पेंटाइनोइक एसिड. पेंटाइनोइक एसिड मींस 5 कार्बन है और 5 भी इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इसकी एग्जांपल है दैट इज अ टिमनोडोनिक एसिड, ठीक है. टिमनोडोनिक एसिड है ये,
ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन 2 मार्क्स में इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कार्बिनोलिक एसिड इसमें 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये इसकी लिखी हुई है कि इसमें सिस फॉर्म कौन सी है एंड ट्रांसफॉर्म, इसमें सारे में मोस्टली सीसी होते हैं। नेक्स्ट इज इसकी स्ट्रक्चर। बेसिकली जो इसकी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल एंड में होता है, तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल का डबल बॉन्ड है। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पे डबल बॉन्ड है, देन 7 8 9, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पे 6 पे 9 पे तीनों पे डबल बॉन्ड है। इट मीन्स ये एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अल्फा लिनोलिक एसिड, इसका नाम है अल्फा लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट इज दी इल्कोसेप्टेरोइक एसिड, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे याद करनी है, वैसे ही 3 6 9 एंड यहाँ पे आएगा 10 11 12 पे। फिर देन इसमें क्या करना है, आपको सिंपल चेन याद करनी है और चेन के ऊपर कहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो याद करने हैं, और साथ में ये जो हमारे पास ओइक एसिड है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो दैट इज कि बेसिक हमने इसको याद कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डोकोहेक्सेनोइक एसिड, इसमें हेक्सेनोइक एसिड है, डोकोहेक्सेनोइक एसिड है। सो 6 इज फॉर हेक्सेनोइक एंड डोको मींस दैट इज 10 कार्बन, सो 16 कार्बन होंगे इसके अंदर। ऐसे लिनोलिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर है, डिफरेंस इज 6 कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दैट इज डबल बॉन्ड, यहाँ से 6 कार्बन से स्टार्ट होता है। थर्ड कार्बन की चेन यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिनोलिक एसिड एंड अल्फा लिनोलिक एसिड। सो हम ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। मैंने आपको बताया था एक होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेशन एज द मीनिंग कि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो सिस और ट्रांस में क्या हमारे पास डिफरेंस आता है, depending upon the orientation of radicals around the axis of the double bond, cis if the radicals are on the same side of the double bond then it is called cis, the trans if the radicals are on the opposite side, ठीक है। सो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसके अंदर हम किस बेसिस पे डिफाइन करते थे सिस और ट्रांस, कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को क्या मान लेते थे, एज ए रेफरेंस मान लेते थे कि ये हमारे पास दोनों अगर सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे सो दैट इज कॉल्ड सिस, एंड अपोजिट पे होंगे तो वो क्या होगा, ट्रांस होगा। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रेडिकल, रेडिकल मीन्स पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा है ये। एग्जाम्पल देखो, ओलिक एसिड एंड इलेक्ट्रिक एसिड हैव द सेम फार्मूला बट ओलिक एसिड इज सिस व्हाइल द इलेक्ट्रिक एसिड इज ट्रांस। तो वेयर इज द ओलिक एसिड, ठीक है, इट इज द अल्फा लिनोलिक एसिड में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने बात की थी ये ओलिक एसिड, यहाँ पे है सिस 9 ऑक्टाडिनोइक एसिड, मतलब इसमें जो हमारे पास कंफर्मेशन है वो सिस 9 की है, लेकिन इलेक्ट्रिक एसिड में क्या है, ट्रांस 9 है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, इसी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म की वजह से ये ओलिक एसिड बन गया और ये इलेक्ट्रिक एसिड बन गया। सिस एंड ट्रांस कंफर्मेशन इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो ये हम इन दोनों की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्रांस ओलिक एसिड, so trans oleic acid is known as the ellagitic acid and this is the cis oleic acid. so इसमें स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ऐसे रहेगी और इसमें जो स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट चेन रहेगी। सॉरी इसमें ये थोड़ा क्लैप्स हो गया है। so I will explain it. The hydrocarbon chain in the saturated fatty acids are fairly straight and closely together and can pack up closely together, making these oils mostly from the plant resources. इसमें ये बात क्या कह रहा है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो सैचुरेटेड और स्ट्रेट होती है। इन दोनों में बस डिफरेंस बताया हुआ, क्या डिफरेंस है वो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। ये जैसे ये है हमारे पास, दिस इज द ट्रांस ओलिक एसिड, तो ये हमने देख लिया, ये हमारे पास सिंपल चेन है, और यहाँ पे हमारे पास सिस ओलिक एसिड की स्ट्रक्चर में थोड़ी सी यहाँ पे ब्रांच चेन है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एराकिडोनिक एसिड विद 4 सिस बॉन्ड एंड हैज अ किंग्स और यू शेप,
ठीक है, जैसे हम एचिडोनिक एसिड की बात कर रहे थे यहाँ पे, एचिडोनिक एसिड में हमारे पास 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं और सभी सिस फॉर्म में होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास जो फैटी एसिड्स है वो डिफरेंस होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे क्या था, ओलिक एसिड था, तो इसमें सिस ट्रांसफॉर्मेशन थी, और यहाँ पे क्या था, इलेचिडिक एसिड है, सो इसमें ट्रांसफॉर्म थी। सो दैट इज व्हाई इन दोनों की स्ट्रक्चर के कन्फर्मेशन की वजह से इन दोनों का स्ट्रक्चर डिसिमिलर है। सो इनके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं फैटी एसिड्स में ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस, क्या है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, ठीक है। बिकॉज ऑफ द किंग्स इन द हाइड्रोकार्बन टेल्स, द अनसैचुरेटेड फैट्स कैन नॉट पैक एज क्लोजली टुगेदर, मेकिंग देम लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। किंग्स का मतलब है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है। मीन्स आप उनको उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, किंग्स का मैंने यहाँ पे बताया था, हाइड्रोकार्बन्स इन द एडजेसेंट साइड, किंग्स इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D नेचर का होता है और उनको हम पैक नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज व्हाई उनकी किंग्स नेचर बोलते हैं उसको। बिकॉज ऑफ द किंग्स इन हाइड्रोकार्बन टेल्स, द अनसैचुरेटेड फैट्स कैन नॉट पैक एज क्लोजली टुगेदर, मेकिंग देम लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। और आपको पता है जो भी हमारे पास सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वो सॉलिड होते हैं। और अगर हमारे पास क्लोजली पैक्ड कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लूजली पैक्ड है, सो इट मींस वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी रूम टेम्परेचर में, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेम्ब्रेन लिपिड्स which must be fluid at all environment temperature are most unsaturated than storage liquid। इसमें क्या बात की हुई है, द मेम्ब्रेन लिपिड्स। मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सेल के बारे में सभी ने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर फ्लूइड मोसाइक मॉडल होता है, ठीक है। फ्लूइड मोसाइक मॉडल साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें क्या कहते हैं, वो ऐसे बोल रहे थे कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो एक लिक्विड साइटोप्लाज्म के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है वो स्विमिंग कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मोसाइक मॉडल। सो उसी के बेसिस पे ये बोल रहा है द विच मस्ट बी फ्लूइड एट ऑल एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड आर मोर सैचुरेटेड देन स्टोरेज लिपिड, ठीक है। स्टोरेज लिपिड से ज्यादा ये अनसैचुरेशन होती है इनके अंदर। The lipids in the tissues that are subjected to cooling, example in the hibernators or in the exterminators of animals, are more unsaturated, ठीक है। जो लिपिड्स टिश्यूज में होते हैं वो कूलिंग में हेल्प करते हैं। टिश्यूज इन द सेंस ह्यूमन बीइंग में हो सकते हैं, एनिमल्स में हो सकते हैं, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, कूलिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइबरनेशन होती है एनिमल्स में, ठीक है। सो वो हेल्प करते हैं कि अपने टेम्परेचर को सही रखते हैं हाइबरनेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज एट हायर टेम्परेचर सम बॉन्ड्स रोटेट causing change shortening, which explain why biomembrane become thinner and increase in temperature। कहता है एक हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी फैटी एसिड को हीट प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। सो फैटी एसिड को अगर मैंने हीट प्रोवाइड करी तो कुछ जो बॉन्ड्स है वो रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। रोटेट होंगे इट मीन्स दिस कॉजिंग द चेन शॉर्टनिंग। रोटेट होंगे इट मीन्स वो ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद चेन शॉर्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। which explain why biomembrane become thinner with the increase in temperature। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बायोमेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर के जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द कार्बन चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स फॉर्म अ जिगजैग पैटर्न व्हेन एक्सटेंड एज द लो टेम्परेचर। और आपको पता है जैसे डीएनए के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब वो कूल होता है तो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, वैसे ही फैटी एसिड्स के अंदर एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जब ये कूल होता है लो टेम्परेचर के ऊपर ये जिगजैग पैटर्न में अपनी शेप को अटेन कर लेता है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कि क्या सिग्निफिकेंस है, कि क्या हमें रोल मिलता है कि उनके अंदर सैचुरेशन नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। The trans fatty acids are present in certain foods arising as byproduct of saturation of fatty acids during the hydronation or hardening of the natural oil in the manufacture of
माइग्रेन्स, ठीक है। सो ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं वो कुछ फूड्स में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो क्रिएट होते हैं ट्रांस फैटी एसिड या तो फूड में ऑटोमेटिकली नेचुरली हमें मिलते हैं, या फिर क्या हो सकता है बाय प्रोडक्ट ऑफ सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड ड्यूरिंग द हाइड्रोजिनेशन। सो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है हाइड्रोजिनेशन, जो कि एक केमिस्ट्री की टर्म है, ठीक है। वहां पे हाइड्रोजनेशन की वजह से सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर ट्रांस फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इसी हाइड्रोजनेशन को हम हार्डनिंग बोलते हैं। हार्डनिंग ऑफ नेचुरल ऑयल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मार्गरेन्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। जो नेचुरल ऑयल्स की हार्डनिंग है उसे हम यूज करते हैं मार्गरेन्स में। नेक्स्ट इज एन एडिशनल स्मॉल कंट्रीब्यूशन comes from the ingestion of ruminant fats that contain trans fatty acids arising from actions of microorganisms in the rumen। कोई स्टूडेंट मुझे ये पॉइंट समझा सकता है? व्हाट डज इट मीन्स? एनीवन रीड करके समझाना है? एनीवन? राहुल, क्या मीनिंग है इस पॉइंट का? एन एडिशनल स्मॉल कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ रूमिनेंट फैट। कहते हैं कि स्मॉल कंट्रीब्यूशन है, कम्स होती है फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ रूमिनेंट फैट दैट कंटेन ट्रांस फैटी एसिड अराइजिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन र्यूमन्स। र्यूमन का मतलब पता है किसी को? एनीवन? मैम जो गट्स में प्रेजेंट होते हैं। गट्स में प्रेजेंट होते हैं, हाँ सही बोल रहे हो। दोबारा दिखाऊं स्क्रीन को? यस मैम। देखो, An additional small contribution comes from the injection of ruminant fat that contains trans fatty acids। रोहित, सॉरी राहुल, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं समझा देती हूँ। इन्होंने बोला है एन एडिशनल स्मॉल कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ रूमिनेंट फैट दैट कंटेन्स ट्रांस फैटी एसिड अराइजिंग फ्रॉम एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं? सेकंड मेथड बताया हुआ है। जो ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन क्या होता है, हमारी गट के अंदर जो फैट का कंटेंट है, ठीक है, वो एक बॉल बना लेता है, ठीक है। सो वो बॉल जैसी जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं इंडाइजेशन से वो प्रोड्यूस होती है। सो इंडाइजेशन ऑफ रूमिनेंट फैट, ठीक है। सो उस इंडाइजेशन से उसके अंदर क्या होता है, ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं, कभी आपने किसी डाइटिशियन से अगर कोई कंसर्न करता है तो वो वही बोलता है कि आपको ट्रांस फैटी एसिड्स को अवॉइड करना है ड्यूरिंग डाइटिंग, बिकॉज हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि हम ट्रांस फैटी एसिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो क्या करती है हमारी बॉडी उसको स्टोर करके रख लेती है, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ट्रांस फैटी एसिड डाइजेस्ट होते हैं, बट उस कंडीशन में होते हैं जब हमें आउटसाइड से फूड मिलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। सो इट इज एक्ट एज ए स्टोरेज फैट, इट इज एक्ट एज ए स्टोरेज बेली फैट बोल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज वाई ये जो होता है एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी वजह से ये जो हमारे पास रूमिनेंट फैट है ये डाइजेस्ट होता है और हमें ये फास्टिंग कंडीशन में वो चीज मिलती है, एनर्जी। नेक्स्ट इज नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हैव ऑलमोस्ट ऑल सिस बॉन्ड्स। जो भी हमारे पास नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनके अंदर सिस बॉन्ड्स होते हैं, बट यूजिंग ऑयल फॉर फ्राइंग कॉजेज सम ऑफ द सिस बॉन्ड टू कन्वर्ट टू ट्रांस बॉन्ड्स। लेकिन आपको ये भी बोला जाता है कि आप फ्राइड फूड मत खाओ, बिकॉज उसमें क्या होता है, जो ऑयल्स है वो क्या होते हैं, सिस बॉन्ड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांस बॉन्ड्स में, ठीक है। सो दैट इज वाई कि अगर हम कोई भी वैसे ऑयल हेल्दी होता है, अगर हम वैसे लेते हैं रॉ ऑयल लेते हैं, ठीक है। सो रॉ जैसे हम कोकोनट ऑयल लेते हैं, दैट इज फॉर ईटिंग पर्पस के लिए होता है। सो हम अगर उसे लेते हैं सो दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, बट अगर हम उसे फ्राइड कर देते हैं सो वो जो होता है सिस बॉन्ड से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सो वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। सो दैट इज वाई
ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन आ जाता है कई बार इसमें। नेक्स्ट इज ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड। ब्रांच चेन फैटी एसिड में क्या होता है, द फाइटेनिक एसिड प्रेजेंट इन बटर। एग्जांपल्स आइए, ठीक है, ब्रांच चेन फैटी एसिड की, कि बटर के अंदर फाइटेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। सीबम आल्सो कंटेन द ब्रांच चेन फैटी एसिड्स। देयर मे बी इवन और ऑड चेन फैटी एसिड्स, even chain fatty acids are predominantly present. So these are the branched chain fatty acids. उसके बाद है हमारे पास साइक्लिक फैटी एसिड्स होते हैं कुछ, दैट इज अ चैल्मोर्गेनिक एसिड एंड हाइड्रोजन कॉर्पिक एसिड। सब्स्टिट्यूटिव फैटी एसिड्स होते हैं सच एज सेरिब्रोनिक एसिड, हाइड्रोक्सी फैट, ठीक है। सो ये हमारे पास टाइप्स है फैटी एसिड्स की। सबसे पहले हमने सिंपल फैटी एसिड पढ़े, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, then we having the branched chain fatty acid, then we having the cyclic fatty acid, and then finally we having the substituted fatty acid. तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ हाइड्रोफिलिक चेन, ये तो हमने सिंपल क्लासिफिकेशन की थी। अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसकी बेसिस ऑन द लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन, ठीक है। हाइड्रोफोबिक चेन के बेस पे हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट चेन विद द 2-6 कार्बन एटम्स, मीडियम चेन विद 8 to 14 कार्बन एटम्स, लॉन्ग चेन्स। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है, सो उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, फैटी एसिड को नेम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग चेन है, इसमें क्या है, 16 to 18 कार्बन एटम है। अगर 18 से ज्यादा हुए, मीन्स 20 और 20 से ज्यादा हुए, सो उसे हम बोलेंगे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दीज आर डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरीज: शॉर्ट चेन, मीडियम, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे अंदर फैटी एसिड्स की, क्यों हमें नीड क्यों है इसकी फैटी एसिड की, व्हाई। फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाइटरी फैट्स। द ह्यूमन बॉडी स्टोर सच फैट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी जो क्या करती है, फैटी एसिड को स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। सो ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड में एंड फैटी एसिड्स कन्वर्ट कर देती है। सो दैट इज कि ये हमारी बॉडी के अंदर डाइटरी फैट्स का रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज फैटी एसिड्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। दीज आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स सच एज द फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनकी आउटर मेम्ब्रेन को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द मेम्ब्रेन प्रिपरेशंस। Next is they are required for acidification of cholesterol to form the cholesterol trial esters. ये cholesterol के esters बनाने में भी help करते हैं। They act as the fuel molecules and are oxidized to produce the energy. ये fuel molecules की तरह act करते हैं because ये building blocks है हमारी body के अंदर. So it means अगर फास्टिंग की कंडीशन आती है तो फ्यूल मॉलिक्यूल्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर फास्टिंग कंडीशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये एज ए फ्यूल की मॉलिक्यूल की तरह काम करेंगे और हमें एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेंगे इन फास्टिंग कंडीशन फॉर दी सर्वाइविंग। नेक्स्ट इज एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी एसेंशियल फैटी एसिड्स, एंड दैट इज फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, ठीक है। So these are the polyunsaturated fatty acids such as the linoleic acid and linolenic acid are essential for normal life functions. ये क्या होती है? These are, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, these are polyunsaturated fatty acids. सबसे पहली बात ये पॉली है, इट मीन्स इसके अंदर जो फैटी एसिड्स है उसके बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अनसेचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं लिनोलिक एसिड एंड नाइलोलिनोलिक एसिड आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल लाइफ फंक्शनिंग के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड बिकॉज ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर देयरफॉर कैरेक्टराइज्ड एज दी एसेंशियल फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो हम उसे ऐसे बोलते हैं कि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। So that is why ये फैटी एसिड भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। Example is arachidonic acid is considered as a semi-essential fatty acid since it can be synthesized from linoleic acid. ठीक है, arachidonic acid semi-synthetic essential acid बोल सकते हैं because ये क्या है हमारे पास
जो लिनोलिक एसिड है उससे ड्राइव हुआ है। Essential polyunsaturated fatty acid can be classified as belonging to one of the two families, the omega-6 family और omega-3 family। आपको बोलते हैं, किसी ने ये बात सुनी है कि आप न्यूट्रिशन के पास जाते हो जो फैट लॉस में हेल्प करते हैं, सो आपको वो बोलते हैं कि आप ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की टैबलेट्स, जो गुड हमारे पास ओमेगा 6 ओमेगा 3 है वो आपको लेना शुरू करना पड़ेगा, सो आपका जो फैट है सो उससे लेस होगा। वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो गुड फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंडर आते हैं, ठीक है। ये जो बैड फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है, तो उसको ये क्या करते हैं, कम करने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया कि हमें क्यों बोला जाता है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम करने के लिए। यस और नो? Yes, ma'am. Fatty acids belonging to those two families differ not only in their chemistry but also in their natural occurrence and biological functions, ठीक है। जो ये दोनों फैमिली से बिलोंग करते हैं वो केमिस्ट्री में डिफरेंस नहीं है, उनकी नेचुरल अक्रेंस और बायोलॉजिकल फंक्शन भी डिफरेंट है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनका केमिस्ट्री के बेस पे, बिकॉज 6 है और ये 3 है। सेकेंड ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन के बेस पे, थर्ड ऑफ ऑल नेचुरली अक्रीम्स, मीन्स ये नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स का? These are the components of cell membrane, structural elements of gonads and mitochondria membrane। So सिंपल सी बात है, हम ये बोल सकते हैं ये स्ट्रक्चर बनाने में हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं, बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होते हैं। These are required for brain growth and development के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। These are the precursors of eicosanoids के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। These also play important role in vision, देखने में हमें बहुत हेल्प करते हैं। दे हैव ए कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल, लोअर सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज HDL लेवल। आपको पता है HDL लेवल लोअर और अपर जो कंट्रोल होता है वो एसेंशियल फैटी एसिड्स करती है। दिस प्रिवेंट फैटी लीवर फॉर्मेशन, मींस हमारे लीवर को फैटी नहीं होने देते। होता है ना कि हमारे लीवर के अंदर फैटी बॉडीज डिपोज हो जाती है, सो उसके अंदर जो लीवर है वो बहुत ही ज़्यादा फैटी हो जाता है, और ये एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या करते हैं, जो हमारे पास नॉन डाइजेस्टेबल फैटी एसिड्स है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। Deficiencies of essential polyunsaturated fatty acids may cause a wide variety of symptoms, including retarded growth in children, reduced fertility, and pathogenic changes in skin। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है सो ग्रोथ चिल्ड्रन में कम हो जाती है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, पैथोजेनिक चेंज होते हैं हमारी स्किन में। तो पैथोजेनिक चेंज मीन्स हमारी बॉडी के अंदर अगर एसेंशियल फैटी एसिड कम हो जाते हैं सो हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लो होता है। हम बोलते हैं कि हमारी आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, सो दैट ग्लोइंग पर्पस जो होता है वो फैटी एसिड की वजह से आता है, ठीक है। सो दैट इज ओनली एसेंशियल फैटी एसिड कंज्यूम करोगे तभी हम बैड फैट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस। ग्लिसरॉल इज आल्सो नोन एज ग्लिसरीन। कई बार ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लिसरॉल एंड व्हाई इट इज एसेंशियल, ठीक है। सो द ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरीन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों का नेम सेम है। नेक्स्ट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, एज इट कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। They can be obtained from diet, from the lipolysis of fats in the adipose tissues and from the glycolysis से ये प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है लाइपोलाइसिस ऑफ फैट्स इन एडिपोज टिश्यूज एंड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इसकी जो रिएक्शन है, ठीक है, इसको अगर मैं इसमें डालूंगी तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ठीक है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराल्डिहाइड, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल एंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। ये जो यूटिलाइज किया जाता है ग्लिसरॉल का, ये किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, ये हमें सिंथेसिस प्रोवाइड करता है, ट्राइग्लिसरॉल्स बनते हैं इससे, फॉस्फोलिपिड प्रिपेयर कर सकते हैं हम, ग्लूकोज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी, और ये सभी मॉलिक्यूल्स को जब हमें नीड होती है हम इससे एनर्जी हमारी बॉडी गेन अप कर लेती है। दिस इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। और आपको पता है ग्लिसरॉल
का बहुत सारा यूज करते हैं हम सॉल्वेंट की तरह, जो ड्रग्स में हम यूज करते हैं और कॉस्मेटिक्स में। नाइट्रोग्लिसरीन इज आल्सो यूज्ड एज ए वैसोडाइलेटर। नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है वो वैसोडाइलेटर की तरह यूज करते हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ये स्ट्रक्चर याद करनी जरूरी है। सो इसके अंदर हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज CHOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे HOH, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ ग्लिसरॉल unambiguously the SN stereochemical numbering system is used। यहाँ पे जो हमने नंबरिंग यूज की है वो स्टीरियोकेमिकल नंबरिंग यूज की है, ठीक है। सो स्टीरियो के बेसिस पे ये जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं ये स्टीरियो केमिस्ट्री में यूज करते हैं हम। The carbon 1, 3 of the crystals are not identical when viewed in the 3D dimensions, ठीक है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड कार्बन को देखेंगे 3D डायमेंशन पिक्चर में, ठीक है, यहाँ पे 3D पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसकी 3 डायमेंशनल पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे जो इसकी कन्फर्मेशन है कार्बन 1 की और कार्बन 3 की, इनकी जो कन्फर्मेशन है वो ऑपोजिट होगी जो अटैचमेंट कार्बन के साथ हो रही है, ठीक है। सो दैट इज अबव द प्लेन, और ये भी हमारे पास अबव द प्लेन है। सो ये 3 डायमेंशन में ही पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर 2 मॉलिक्यूल अबव द प्लेन प्रेजेंट है। The enzyme readily distinguish between them are nearly always specific for one or the other carbon. Example, glycerol is always phosphorylated on SN3 by glycerol kinase to give the glycerol 3-phosphate, not glycerol 1-phosphate. इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कन्फर्मेशन के बेसिस पे ही रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंजाइम की बात हुई हुई है जो फॉस्फोरिलेशन होती है ग्लिसरॉल की, ठीक है। सो ग्लिसरॉल की जो फॉस्फोरिलेशन होती है तो फॉस्फोरिलेशन हमेशा 3 कार्बन के ऊपर होगी, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर नहीं होगी, बिकॉज वो एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक है थर्ड कार्बन के ऊपर। दैट इज द ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम की हेल्प से, तो ठीक है। सो दैट इज कन्वर्टिंग द ग्लिसरॉल इनटू द ग्लिसरॉल 3-phosphate। 3 वाला फॉस्फेट ग्रुप में चेंज होगा, ना कि 1 वाला। So that will convert it into the 3-phosphate, not into the 1-phosphate. So cholesterol क्या होता है? cholesterol किसी को पता है क्या होता है? Anyone? फैटी एसिड। बोलो विशाल, आप बोलो। यस विशाल, क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? हम लोग सब सुनते हैं व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, के इसमें क्या होता है कि किसी का अगर बीपी इंक्रीज हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है जी, ठीक है। सो होता क्या है कोलेस्ट्रॉल, किसी को पता है? एनीवन? लिपिड। लिपिड, विषम, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिपिड ही होगा। वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट, फैट होती है, फैट वो बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, और कोई? विशाल आप कुछ बोल रहे थे? नेक्स्ट मूव ऑन टू स्लाइड। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टीरॉल इन ह्यूमन बॉडी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टीरॉइड होता है। सबसे पहले जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था तो अपने सबसे पहले बताया था ये स्टीरॉइड्स की फॉर्म में होते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं इट इज अ इम्पॉर्टेंट स्टीरॉल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C27H45OH। इट पोजेस अ साइक्लोपेंटेनो पैराहाइड्रोपेंटेनहाइड्रिन रिंग न्यूक्लियस। दिस इज अ साइक्लोपेंटेनो पैराहाइड्रो रिंग, ये जो पूरी रिंग है इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। इस पूरी रिंग का नाम है ये। इट हैज एन हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द C3 कार्बन, ठीक है। सो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है इसके कार्बन थर्ड के ऊपर। द 2 CH3 ग्रुप एट द C10 एंड C13, और 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है C10 के ऊपर और एक लगा हुआ है C13 के ऊपर। एंड 8 कार्बन साइड चेन अटैच टू C17, और ये C17 है, यहाँ पे 8 कार्बन चेन अटैच्ड है, ठीक है। सो दिस इज अ complete molecular structure of cholesterol and this is important sterol which is present in our body.
The forms of cholesterol. Cholesterol occur both as the free form or in the ester form. या तो आपका cholesterol free होगा या फिर ester की form में होगा, means ester की linkage बनाएगा. The cholesterol ester, the hydroxyl group on the position third is esterified with the long chain fatty acid. जो इसमें जो हमारे पास थर्ड कार्बन था, ठीक है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो थर्ड कार्बन के ऊपर है ये फैटी एसिड के साथ में एस्टर लिंकेज बना देगा, सो उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर. ठीक है, the cholesterol ester are formed by a transfer of acetyl group by a acetyl transferase enzyme, so उसे हम बोलते हैं LCAT. ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो होगा उसके अंदर हमारे पास असाइल ग्रुप की ट्रांसफरेज हो जाएगी, सो दैट इज वाई हम उसे बोलते हैं LCAT और ACAT. इन प्लाज्मा बोथ फॉर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इन लाइपोप्रोटीन्स. प्लाज्मा में क्या होता है कि जो दोनों फॉर्म्स होती हैं वो लाइपोप्रोटीन्स में ट्रांसपोर्ट होती हैं. द प्लाज्मा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स इज व्हीकल ऑफ अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर इनटू द मेनी टिश्यूज. आपने कभी किसी की ब्लड रिपोर्ट देखी है तो उसमें लिखा होता है दिस इज LDL, दिस इज HDL. So that is the difference between LDL and HDL. The plasma low density lipoprotein is known as the LDL. Is a vehicle of uptake of cholesterol. ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को अपटेक करता है और कोलेस्ट्रॉल को या फिर हम बोल सकते हैं डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है लाइपोप्रोटीन. एंड द कोलेस्ट्रॉल एस्टर इनटू द मेनी टिश्यूज. The free cholesterol is removed from tissues by plasma high density lipoproteins and transported into the liver, where it is eliminated from body either unchanged or after conversion to bile acid in the process known as the reverse cholesterol transport. LDL क्या करता है, जो पूरी बॉडी में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कैचअप करता है, मींस एज ए कैरियर की तरह काम करेगा कि उसे जब भी दिखेगा कि हमारी बॉडी के अंदर लिपोप्रोटीन ये जो है कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो वो क्या करेगा, उसको कैरी आउट करेगा. कैरी आउट करने के बाद HDL क्या करेगा, HDL उस जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लेके जाएगा लिवर में और लिवर में ये कन्वर्ट कर देगा इनटू द बाइल एसिड्स. ठीक है, बाइल एसिड्स में कन्वर्ट करके फिर ये क्या करेगा, एलिमिनेशन कर देगा. ठीक है, सो दैट इज द टोटल हमारे पास जो डाइजेशन है वो कैसे होती है कोलेस्ट्रॉल की. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ सम टोटल ऑफ फ्री एस्टर कोलेस्ट्रॉल इन द सीरम इज कॉल्ड एज द सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल. जो फ्री होते हैं उसे हम कहते हैं सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर के अंदर HDL और LDL हो गए और फ्री को हम बोलते हैं सीरम. सिग्निफिकेंस क्या है कोलेस्ट्रॉल का, सिग्निफिकेंस, हाँ जी बताइए, किसी को पता हो सिग्निफिकेंस क्या है. आपके सामने स्लाइड खोली हुई है, इससे देख के भी बता सकते हो. Cholesterol is widely distributed in all cells of the body, but particularly in nervous tissues. Cholesterol जो होता है वो बहुत ही important part है nervous tissues का. ठीक है, जो हमारे brain के अंदर cells होते हैं, nerve cells, so उसके अंदर ये एक major role play करता है उसकी formation के अंदर. It is a major constituent of plasma membrane and plasma lipoproteins के अंदर भी ये एक significant role play करता है because उसका एक major constituent होता है. It is synthesized in many tissues from acetyl coenzyme A as a precursor for all other steroids in the body, including corticosteroids, sex hormones, bile acids and vitamin D. ठीक है, ये हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करता है कि synthesized in many tissues from acetyl coenzyme A से हेल्प से ये प्रिकर्सर होता है कि हम क्या कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को यूज करके एज ए रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में हम हमारी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं, बाइल एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन डी को प्रोड्यूस करते हैं. सो दैट इज व्हाई कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो एसेंशियल फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज. इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ गॉलस्टोन्स. A chief role in pathological process is a major factor in the genesis of arteriosclerosis of vital arteries causing the cerebrovascular, coronary and peripheral vascular disease. ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमें पता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होती है, हमारे हार्ट के अंदर
कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है और स्क्लेरोसिस हो जाता है, मींस आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। सो दैट इज व्हाई ये हमारे पास कुछ डिसीजेस भी कॉज करते हैं। तो इसका एक लिमिट में अंदर ही होना है हमारी बॉडी में, अगर उससे ज़्यादा होगा तो बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट इज स्टेरॉइड्स। Steroids are lipid-containing steroid nucleus. The steroid nucleus is focused ring system consisting of 3 cyclohexane ring and 1 cyclopentane ring. Steroids है, तो steroids में अभी मैंने पढ़ाया है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो इसमें क्या है हमारे पास 3, क्या है हमारे पास 6 कार्बन चेन है और इसके अंदर 5 कार्बन चेन इसके साथ अटैच है। सो इसको हम बोलते हैं स्टीरॉइड्स, ठीक है। So it have a 3 cyclohexane ring and 1 cyclopentane ring. The rings are distinguished as A, B, C, and D. Attachment of different groups to the core steroid structure leads to the wide variety of steroid compound, including cholesterol, bile salts, and steroid hormones. ठीक है। हमने अभी एग्जांपल पढ़ी है कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल में जो ग्रुप्स है अटैच हो रहे हैं उसकी वजह से क्या है, उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि इसने ये बताया हुआ है कि कार्बन 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हमारे पास 8 कार्बन साइड चेन है। सो इसी की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बनता है स्टेरॉइड्स के अंदर। They are involved with the regulating metabolic process activities in body because many forms of them are hormones, ठीक है। ये क्या करते हैं, रेगुलेटिंग दी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है हमारी बॉडी के अंदर उसे रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो दैट इज एब्जॉर्प्शन, एडीएम भी पढ़ा है। सो उसके अंदर हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो स्टेरॉइड्स उसमें हेल्प करते हैं। एक्टिविटीज इन बॉडी बिकॉज मेनी फॉर्म्स ऑफ देम आर हार्मोन्स, और आपको पता है हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जांपल ऑफ हार्मोन्स आर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन are the all examples of steroid hormone. Cholesterol is the most common steroid. It is a building block for other steroid hormone and also functions in cell membrane structure. ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये प्रिकर्सर्स है जिससे हमने अदर स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस किए हैं, सेक्स हार्मोन्स एंड बाइल एसिड्स। सो दैट इज व्हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेरॉइड स्केलेटन है, ठीक है। सो नंबरिंग हमारे पास ऐसी होती है 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है। सो नंबरिंग ऐसे दे रहे हैं हम इसे, ठीक है। जैसे हम कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 10 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और 13 पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे 8 मेंबर्ड रिंग है हमारे पास कार्बन की और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और अटैच है। सो दैट इज व्हाई इसके बेसिस के ऊपर हमारे केस के अंदर हमारे पास 3 पे हाइड्रोक्सी आ गया, 10 और 13 पे मिथाइल ग्रुप आ गया। इसी के बेसिस पे हमने कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम होता है, उससे हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोलेस्ट्रॉल है, इसके अंदर साइड चेन क्लीवेज एंजाइम लगेगा और यहाँ पे हमारे पास जो 5 मेंबर रिंग के ऊपर ये 8 कार्बन चेन है ये डिटैच हो जाएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा। उसके बाद है 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा। हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जहाँ भी काम करता है वहाँ पे क्या लगता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास दैट इज 17 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा और इसको हमने नाम दिया है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी, दैट इज अ प्रीजेनिलिनोन, ठीक है, या प्रोजेस्टेरोन भी बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट इज 1720 आइलेज। 1720 आइलेज की हेल्प से फिर हमारे पास क्या होगा, आइलेज का मतलब है ये एंजाइम है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के पीछे किसी भी नेम के अंदर अगर ASC लगा हुआ है इट मीन्स वो एंजाइम है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोलेज था तो ये एंजाइम है, वैसे ही 1720 लाइएज एंजाइम है। तो ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सी की जगह कीटोन ग्रुप अटैच कर देगा, बाकी की सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। सेम एज जैसे कोलेस्ट्रॉल में अगर हुआ है वैसे ही प्रोजेस्टेरोन में भी होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन में यहाँ पे हमारे पास 17 अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा तो यहाँ पे 17 के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है जो वो लाइएज की हेल्प से
ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, जैसे यहाँ पे हेल्प हो रहा था ऑक्सीजन, यहाँ पे अटैच हो रहा था, लेकिन अगर 17 और 20 है, यहाँ पे तो मैंने 20 एक जो हाइड्रोक्सी है वो अटैच हो गया। ये समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक समझ आ गई चार स्ट्रक्चर सबको? प्रोजेस्टेरोन 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। राहुल, कशिश, ग्रीशम, सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैम थोड़ा धीरे पढ़ा लो। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। धीरे पढ़ाती हूँ मैं फिर। तो यहाँ पे यहाँ तक समझ आ गया सबको कि अदरवाइज मैं रिपीट करूँ? ये 4 स्ट्रक्चर समझ में आ गई कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये क्या है हमारे पास, सी है, कार्बन है। सो दिस इज द सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है। तो इसको अगर हमने रिमूव करना है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम आएगा। ये क्या करेगा, ये रिमूव नहीं करेगा, इसके साथ में हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच कर देगा यहाँ पे 17 कार्बन के ऊपर। ये वाला 17 कार्बन है कोलेस्ट्रॉल की साइड चेन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन में कोई भी साइड चेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सो हम ये सिमिलर रिएक्शंस है यहाँ पे। प्रोजेस्टेरोन में बस एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होएगा, और दैट इज बाय द एंजाइम नोन एज 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टिरॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इस एंजाइम की हेल्प के थ्रू डिहाइड्रोजिनेज मींस वाटर रिमूव होएगा। गॉट इट? यस और नो? नेक्स्ट इज डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टोन। डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टोन 1720 लाइएज की हेल्प से 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में, इसके अंदर जब ये एंजाइम काम करता है तब क्या होता है, ये जो हमारे पास 5 मेंबर रिंग है इसके ऊपर जो भी हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, इसकी क्या हो जाएगी, इसमें से वाटर रिमूव होएगा, और फाइनली हमारे पास इसके ऊपर कीटोन ग्रुप अटैच हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सिंपली यहाँ पे 17 बीटा HSD एंजाइम आएगा जो कि क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को जो हमारे पास एसिटॉक्सी कीटोन ग्रुप लगा हुआ था इसको हाइड्रोक्सी में अगेन कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो HSD का मतलब है दैट इज द हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। तो अगेन हमारे पास अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अगेन आया। इसने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी अटैच हुआ, उसके बाद इन्हें इसको भी रिमूव करेगा बिकॉज ये दोबारा आ गया एंजाइम, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको रिमूव नहीं करेगा, इसको एज इट ही रखा बिकॉज ये तो हमने यहाँ पे कीटोन के बाद हाइड्रोक्सी लगाया है, ये सेम रहा। यहाँ पे हाइड्रोक्सी है जो, यहाँ पे कीटोन बन गया बिकॉज दिस इज द डिहाइड्रोक्सीजिनेज एंजाइम। यहाँ पे हाइड्रोक्सी रिमूव करेगा इसको, सो दिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स याद करनी है, जैसे डिहाइड्रोक्सीकोर्टिकोन की स्ट्रक्चर क्या है, एल्डोस्टेरोन की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, एस्टोस्टेरोन की, एस्ट्राडायोल की। सो ये कैसे फॉर्म हो रही है वो पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू, दिस इज योर लेक्चर।